मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो आंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार ने। पाठ के विषय पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ, एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। अर्थात यहाँ पर उनके तातुस ने पूछा था कि क्या आप पढ़ना लिखना जानती हो क्या, और बेबी जो है अपने मन महसूस करके रह गई थी। अर्थात अपने मन में जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को दबा करके रह गई थी और एक ऊपरी हंसी हंसने लगी थी। तो तातुस ने पुनः पूछा था, क्या आप बिल्कुल पढ़ने नहीं जानती? और जो बेबी थी वह बोलने लगी, वह यह सोचने लगी कि झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन जो जानती भी थी पढ़ना लिखना वह बिल्कुल नहीं के बराबर ही था। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? उन्होंने यह भी कहा कि कोई बात नहीं, जितना भी पढ़ी हो, कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6वीं 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मात्र 6वीं और 7वीं की जो पढ़ाई है वह किस काम की होगी? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। अगले दिन फिर जब बेबी काम करने के लिए आई तो वह जो तातुस थे वह उन्हें देख करके हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। यह नहीं पता हो रहा था कि वह बेबी के उन बातों को याद करके हंस रहे थे या फिर किसी और बात को लेकर। वैसे भी उनका जो मुखमंडल था उसमें तो हंसी छाई ही रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। यदि आप उन्हें देखें तो आपको यह लगेगा कि वो कभी गुस्सा नहीं करते। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे, अर्थात संभल संभल करके बोलते थे। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। रामकृष्ण कहने पर रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और जो कलकत्ता में महाकाली मंदिर के पुजारी भी थे। तो उन रामकृष्ण की याद उन तातुस को देख करके बेबी को होने लगती थी। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती, और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। अर्थात उनसे बातचीत शुरू करने पर वह उठ ही नहीं पाती थी, क्योंकि वो सभी जगह की बातें उनसे करने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ, कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से देखने लगे। ऐसा वे भी कह रही हैं। और जिन लोगों के नाम बेबी ने लिए थे वो कोई साधारण तो है नहीं, वो भी बहुत बड़े पहुँचे हुए कवि, लेखक इत्यादि थे। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करें तो वह भी विश्वविख्यात कवि हैं और उनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उसी प्रकार से जो काजी नजरुल इस्लाम हैं वह भी कवि हैं, संगीतज्ञ हैं, संगीत स्रष्टा हैं और साथ ही साथ एक दार्शनिक भी हैं। उसी प्रकार से शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं तो उपन्यासकार हैं, लघु कथाकार हैं। और सत्येंद्रनाथ दत्त की बात करें तो तुकबंदी का वो जादूगर हैं। मतलब कविता में जो तुकबंदी उनसे होती है
ऐसा तुकबंदी कोई और कर नहीं सकता। और सुकुमार राय, तो सुकुमार राय भी बंगाली लेखक हैं और कवि भी हैं, साथ ही साथ भारतीय महाद्वीप के कवि हैं। तो ये जो बड़े बड़े लेखक, कवि, दार्शनिक हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में यदि अध्ययन करती है तो उनके बारे में जानने के पश्चात तातुस के मन में अच्छी भावना तो आएगी ही। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से देखने लगे, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? अर्थात पुनः उससे प्रश्न किया कि क्या तुम पढ़ना लिखना चाहती हो? मैंने कहा, शौक से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। अर्थात शौक होने से क्या, लिखना पढ़ना तो और हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, होगा, क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं? मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूँगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुँह की ओर देखे ही जा रहे थे। अर्थात बेबी को पूछा गया और उनको ले जा कर के उनके पास इतनी सारी जो अलमारियाँ में पुस्तकें थी, उन पुस्तकों को दिखाने लगे। बेबी घबराई हुई थी, वह सोच रही थी कि अगर पढ़ना नहीं जानती है तो फिर आश्वस्त हो गई कि मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ, इस प्रकार से मैं स्वीकार कर दूँगी। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया कि आमार में बेला तस्लीमा नासरीन। अर्थात वह जो तस्लीमा नासरीन थीं, उनकी लिखी हुई कुछ बातें थीं। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। और मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से एक एक, दो दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुस ने अपनी लिखने की टेबिल के ड्रार से एक पेन और कापी निकाली और बोले, इस कापी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आएं, सब इस कापी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कापी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? यह सोचने लगी। मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं? वह बोले, ज़रूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना। अर्थात बेबी के जीवन में जो आनंद समाप्त हो गया था, वह उनकी कहानी को पुनः लिखने के लिए आग्रह किया गया और आज उसी का नतीजा है कि बेबी आज इतनी बड़ी हस्ती हो गई, अर्थात लेखिका भी बन गई, जो कि एक नौकरानी मात्र हैं। पेन और कापी ले मैं घर गई और उसी दिन से
2-1 पेज रोज लिखने लगी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातूस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा, अर्थात स्नेह दूंगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो। मैं कहती कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य सुविधाएं भी थीं जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था, अर्थात वे भी जहाँ रह रही थी कई प्रकार की समस्याओं से घिरी हुई थी। शौचालय की समस्या तो थी ही, क्योंकि 4 कमरों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था थी। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। अर्थात कितनी परेशानी थी। एक स्त्री को बाहर शौच करने के लिए जाना पड़ता था, वहाँ भी शौच की समस्या, क्योंकि इधर उधर सुअर घूमते रहते थे। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभालें या सुअर भगाएं। मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। अर्थात वे भी अपनी जिंदगी के बारे में लिख रही हैं और वह उन कहानियों को बता रही हैं जो उनके जीवन में घटित हुआ था, इसीलिए उनको अक्षर अक्षर सबको सत्य लिखती जा रही हैं। तो कभी कभी पाठक पढ़ते समय इससे रुचि घट भी जाती है। तातूस ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धो निपट कर जा सकती हो। उस दिन से मैं वहीं वह सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ, बांदी अर्थात दासी, कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, अर्थात नान ऊँच नहीं करती। तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब कब थी? समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से जरूर मिलाती। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी, अर्थात लेखिका जिस पुरानी कोठी में रह रही थी वह भी उसी कोठी में रह रही थी, इसीलिए उनकी सहेली बन गई थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना तो होता तो वह बूढ़ी मकान माल की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती? और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रह कर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े अर्थात मोहल्ले के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंखें मूंद बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।